हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो आज का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को अगर समझना है ना, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए क्रोमैटिन के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में। और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं सेल साइकिल की। देखो यहाँ पे ना बायोलॉजी में साइकिल वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे सेल साइकिल, क्रैब साइकिल, है ना, केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। देखो साइकिल वर्ड का मतलब क्या है। किसी भी सिस्टम की हम बात करते हैं तो जब उस बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर कोई इवेंट होता है। पहला इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। और एंड वाला जो इवेंट था उसके बाद फिर से पहला इवेंट शुरू हो गया। मतलब वो जो इवेंट थे वो सीरीज़ में हुए और फिर से दोबारा से वही इवेंट फिर से कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो जब भी इवेंट्स रिपीट करते हैं ऐसे जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, दैट इज़ साइकिल। तो अब यहाँ पे सेल कौन सा साइकिल करने, हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल ऐसा कौन सा साइकिल है जो करता है, सेल में ऐसी क्या एक्टिविटी होती है। तो सेल में जो एक्टिविटी होती है दैट एक्टिविटी इज़ सेल डिवीज़न। तो हम इस चैप्टर में, हम इस लेक्चर में बात करेंगे सेल डिवीज़न की। अब बात यह है कि सेल डिवाइड क्यों करेगा, सेल को क्या ज़रूरत पड़ेगी डिवाइड करने की। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है ना। रट्टा देखो बायो में कभी नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना कि बायोलॉजी रट्टा है, वो उनको बायोलॉजी आती नहीं है ना। और जिनको आती है उनको पता है रट्टा नहीं है। अब देखो हमें पता है कि जो सेल का बॉस है, जो सेल का ब्रेन है, वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अब क्या हुआ, जब सेल अपने साइज़ को बढ़ाता है तो जो न्यूक्लियस है उसका जो कंट्रोल है ना, वो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर नहीं पाता। सेल एरिया बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से फिर सेल क्या सोचता है कि काम करते हैं, सेल को डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं कुछ हिस्सों में। और जब सेल डिवाइड कर जाएगा तो फिर से सेल का साइज छोटा होगा, तो जो न्यूक्लियस है वो फिर से पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर लेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस है सेल डिवीज़न के। जैसे कि हम बात करें, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लगातार बनते रहते हैं, लगातार सेल्स की डेथ होती रहती है। तो जिन सेल्स की डेथ होगी, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स की डेथ होगी तो उनको रिप्लेस करेंगे कौन, जो नए वाले सेल्स बनेंगे वो रिप्लेस करेंगे, है ना। और अगर और बात की जाए, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीज़न है वो ज़िंदगी को बचाने का एक तरीका है, मतलब वो रिप्रोडक्शन का मेथड है। जैसे आप अमीबा की बात करो, अमीबा पे जब भी सेल डिवाइड करेगा ना तो इट मीन्स वहाँ से दो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन बन गई है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हम चाहे तो रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ कर लें, चाहे तो हम सेल डिवीज़न वर्ड यूज़ कर लें, एक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जान बचाने का तरीका हम कह सकते हैं, लेकिन जो सेल डिवीज़न है वहाँ पे जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने का तरीका ज़्यादा बेटर माना जाता है ना। और भी काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। अब बात करेंगे एक स्टेटमेंट से जो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, जब सेल थ्योरी दी गई थी, उसने एक स्टेटमेंट दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। जो स्टेटमेंट बताती है कि जो आज के टाइम में सेल प्रेजेंट है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। मतलब जो आज सेल प्रेजेंट है वो पुराने सेल से ही बनते हैं, है ना। तो हमने इमेजिन कर लिया कि एक सेल है, कभी ना कभी किसी ना किसी एंसेस्टर से बना होगा। अब ये सेल क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा, डिवीज़न के लिए। उसके बाद जब सेल प्रिपेयर हो जाएगा, अपनी ग्रोथ कर लेगा, ग्रोथ होने के बाद सेल दो हिस्सों में टूट जाएगा, है ना। फिर से जो नए सेल्स बनेंगे जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। अच्छा, कमेंट में मुझे ये बताना है, जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, उनको हम सन सेल क्यों नहीं बोलते, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके पीछे। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि इनको डॉटर सेल क्यों बोला जाता है। अब ये जो डॉटर सेल बनेंगे ये फिर ग्रो करेगा, दोनों के दोनों सेल्स ग्रो करेंगे। मैं सिर्फ एक सेल का दिखा रहा हूँ। ये फिर ग्रो करेगा, फिर से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की रेशो गड़बड़ा जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए फिर से डिवाइड कर जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा फेस है, ये है डिवीजन फेस। मतलब यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये कौन सा फेस है, ये है डिवीजन फेस। मतलब यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का मेन पर्पस है सेल को दो हिस्सों में तोड़ना। इसका मेन इवेंट है सेल को दो हिस्सों में तोड़ना। तो जो दो मेन इवेंट है, मतलब एक डिवीजन फेस और दूसरा डिवीजन फेस,
इनके बीच में ये जो फेस है जहां पे सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए, या फिर कह सकते हैं सेल अपनी ग्रोथ करता है, इस फेस को बोलते हैं हम इंटरफेस। अगर आप वर्ड को तोड़ोगे ना, इंटर मतलब बीच में, दो फेसिस के बीच वाला फेस। दो फेसिस कौन से? मेन फेसिस होते हैं डिवीजन फेस। तो दो डिवीजन फेसिस के बीच वाला जो फेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। नाम छोटा है लेकिन इसको भी हम आगे 3 स्टेजेस में बांटते हैं, बात करेंगे इसके बारे में भी, है ना। अब एक तो बात ये क्लियर होगी। दूसरा, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है जनरेशन टाइम के ऊपर, और इसको स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं लाइफ स्पैन के ऊपर। देखो, जो जनरेशन टाइम है वो अलग चीज़ है और लाइफ स्पैन जो है वो अलग चीज़ है। कैसे? जनरेशन टाइम है, एक जनरेशन बनी, जैसे मान लो ये जनरेशन बन गई, है ना। जब ये डिवाइड करके नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा तो ये जो टाइम है इसके बीच में, इसको हम बोलेंगे जनरेशन टाइम, है ना। और ये जो जनरेशन टाइम है ये अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए ये 20 मिनट्स का होता है। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ तो ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर का होता है ना। मतलब ह्यूमन का जो सेल अगर डिवाइड करने बैठ जाए तो 24 आवर्स के बाद वो डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम जनरेशन टाइम। स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करता है? वेरी करता है। ऐसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है ईस्ट का जनरेशन टाइम क्या होगा, ठीक है जी। और लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है बर्थ से डेथ तक का टाइम, ठीक है जी। चलो आगे बात करेंगे, वापस लौटते हैं सेल साइकिल के ऊपर। तो डिवीजन फेज के बीच वाला फेज क्या होगा? इंटरफेस। अब इंटरफेस नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती हैं, क्योंकि इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो इसके अंदर जो फेसिस होती है, जो स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले होती है G1 फेज, उसके बाद होगी S फेज, उसके बाद होगी G2 फेज, ठीक है जी। क्योंकि जो सेल साइकिल है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, तो इसमें कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है सीरीज के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर, कौन कौन से फेसेस कैसे आते हैं। तो सबसे पहला जो फेस होगा वो होगा G1 फेस, इसके बाद होगा S फेस, इसके बाद होगा G2 फेस, इसके बाद होगा M फेस, और M फेस के बाद दोबारा से कौन सा फेस होगा? G1 फेस, है ना। तो देखो, G1 से स्टार्ट किया, S फेस, फिर G2 फेस, फिर M फेस, फिर M फेस से वापस कहाँ लौट गया? G1 फेस में। फिर से ये इवेंट्स ऐसे सीरीज में चलते रहेंगे। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेल साइकिल, क्योंकि बार बार जो इवेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बात करेंगे। अब जो M फेस है ये क्या होगा? देखो जी, जो डिवीजन फेस है ना, इसी को हम बोलते हैं माइटोटिक फेस। क्या बोलते हैं जी? माइटोटिक फेस बोलते हैं इसी को, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं फेसिस के बारे में कि कौन कौन से फेसिस होते हैं इंटरफेस में और कौन कौन सी जो फेसिस होते हैं वो माइटोटिक फेसिस में होते हैं, ठीक है जी। चलिए एक तरफ हम लिख देते हैं इंटरफेस, दूसरी तरफ हम लिख देते हैं माइटोटिक फेस। अब जो इंटरफेस है इसमें 3 स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है G1 जिसको हम बोलते हैं गैप वन स्टेज। फिर आती है S फेस जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेस, सिंथेसिस फेस, ठीक है जी। उसके बाद आती है G2 फेस जिसको हम बोलते हैं गैप 2 फेस, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ना यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं, वो G को ना ग्रोथ फेस समझ रहे हैं। वो ग्रोथ फेस नहीं है, वो गैप है। क्योंकि देखो, एक डिवीजन हुई, फिर दूसरी डिवीजन हुई, उसके बीच में सेल क्या लेता है? कुछ रेस्ट लेता है, गैप लेता है कुछ टाइम का, इसलिए इसको गैप फेस बोलते हैं, है ना। तो गैप 1। अगर बात करें माइटोटिक फेस की, अब माइटोटिक फेस में 2 चीज़ें डिवाइड करती हैं। एक तो डिवाइड करेगा पूरा का पूरा सेल का न्यूक्लियस, और दूसरी चीज़ जो डिवाइड करेगी वो है सेल का साइटोप्लाज्म, है ना। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म तब इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस इंपॉर्टेंट है। अगर तो पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर हैं, तब उस तरह की डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और अगर पेरेंट के पास जितने क्रोमोसोम है, जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मियोसिस, है ना जी। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं और इसको हम रिडक्शनल
डिवीजन भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। चलो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेस के ऊपर। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंटरफेस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस को करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस को करेंगे और साथ साथ में हम साइटोकाइनेसिस को भी कवर करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले G1 फेस की, जिसको हम गैप 1 फेस भी बोलते हैं। देखो एग्जाम का बहुत जनरल क्वेश्चन है कि सेल साइकिल में वो कौन सा फेस है जहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सेल सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो होता है गैप 1 फेस में, G1 फेस में। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि सेल को प्रिपेयर करना होता है एस फेस के लिए, सिंथेसिस फेस के लिए। इसमें सेल क्या करता है? इसमें सेल करता है अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लेता है ना। तो डीएनए डुप्लीकेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए, मेन एंजाइम कौन सा होता है डीएनए डुप्लीकेशन का या डीएनए रेप्लिकेशन का? डीएनए पॉलीमरेज। तो जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे G1 फेस में प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है? सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, सेल वैक्यूल, ऐसी सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट 3 ऑर्गेनेल्स। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 3 सेंट्रोसोम, जो कि प्लांट में नहीं पाए जाते, एनिमल में पाए जाते हैं, है ना, या सेंट्रियोल बोल दो। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करती हैं। सिर्फ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करती हैं। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने आप को G2 फेस में डुप्लीकेट करता है, बाकी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो G1 फेस में डुप्लीकेट कर जाती हैं। अब देखो सारी की सारी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर गई। अब इस फेस में एक और इवेंट होता है, आप पढ़ते हो ना, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन। वो सारे के सारे प्रोसेस डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन, वो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस G1 फेस में होते हैं। अब G1 फेस में क्या है कि क्योंकि हमको एंजाइम्स चाहिए एस फेस के लिए, प्रिपरेशन करनी है, तो जितने भी डीएनए के पास जितने भी वो जीन्स होंगे ना, जहाँ से इंट्रॉन्स होंगे, जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज बनाना है या फिर और भी रिलेटेड जो एंजाइम्स बनाने हैं, वो सारे के सारे बना ली जाते हैं G1 फेस में। G1 फेस में सभी का mRNA बना लिया जाता है। फिर mRNA बनेगा डीएनए से, तो उसको बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसी mRNA से क्या कर लिया जाता है? उसी mRNA से बना लिया जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन सिर्फ mRNA से तो नहीं बनती ना, प्रोटीन बनाने के लिए mRNA भी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोमल RNA भी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट RNA भी चाहिए। तो वो तीनों के तीनों RNA कहाँ बनते हैं? G1 फेस में। ठीक है, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल कौन सी है? G1 फेस। अब G1 फेस में ना सेल को एक और डिसीजन लेना होता है। जब भी सेल एंटर करेगा ना G1 फेस में, उसके बाद 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो G1 फेस में सारी की सारी प्रिपरेशन करके S फेस में चला जाए। दूसरा रास्ता है वो G1 फेस में कुछ टाइम के लिए रुके और जब जरूरत है सेल को डिवाइड करने की तब वो S फेस में जाए। और तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि वो S फेस में कभी जाए ही ना, वो परमानेंटली G1 फेस में ही रह जाए। उसको बोलते हैं क्विसेंट फेस। उसमें सेल जो होता है वो सेल साइकिल से बाहर चला जाता है ना। तो क्या रास्ते हैं? 3। पहला, या तो वो एस फेस में चला जाए, और अगर एक बार सेल एस फेस में चला गया, दुनिया की कोई ताकत उसको डिवाइड होने से नहीं रोक सकती। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? वो कुछ टाइम के लिए G1 फेस में रुके और जब जरूरत हो वो एस फेज में एंटर कर जाए। और तीसरा रास्ता है वो कभी भी एस फेज में ना जाए। और इसकी एग्जांपल है हमारे जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, है ना, जो हार्ट के मसल्स हैं, एक बार अगर इनके अंदर डैमेज हो जाए ना, ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो जाए, वो सेल दोबारा से कभी डिवाइड नहीं करते, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी जो सेल साइकिल से बाहर जाता है, सेल साइकिल से सेल बाहर जाएगा, उसकी एग्जांपल है हमारे स्किन के सेल्स। मान लो हमारी स्किन के सेल्स में कोई डैमेज हुई, है ना, तो फिर क्या होगा कि जो आसपास के सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जैसे लीवर है, लीवर के अंदर लगातार सेल डैमेज होते रहते हैं, तो उनको रिप्लेस कौन करता है? जो पुराने वाले सेल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, नए सेल्स बन जाएंगे। तो वो टेम्परेरी क्या होता है? वो सेल साइकिल के से बाहर चले जाते हैं। और जब भी सेल टेम्परेरी सेल साइकिल से बाहर जाएगा उसको बोलते हैं G0 या फिर क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है जी, स्टार लगा दिया मैंने, एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्विसेंट स्टेज के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एस फेज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस फेज, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। अच्छा, इसके साथ एक बात और ध्यान रखना, G1 फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन थोड़े बहुत G1 फेज में बनाए जाते हैं और थोड़े बहुत जो प्रोटीन्स है वो एस फेज में भी बनते हैं, है ना। चलो बात करेंगे एस फेज की। अब एस फेज को क्या बोलते हैं? एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि देखो हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के पास टोटल क्रोमोसोम है 46।
अब एक ह्यूमन सेल्स को 2 ह्यूमन सेल्स में डिवाइड करना है, तो भाई दोनों को 46 क्रोमोसोम चाहिए ना, तभी तो ह्यूमन सेल बनेगा, है ना। तो सेल क्या करेगा, सबसे पहले एस फेज में एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद सेल अपने सारे के सारे डीएनए को डुप्लीकेट कर लेगा, उसकी एक कॉपी बना लेगा, और डीएनए जब भी अपने आप को कॉपी करके एक नई कॉपी बनाएगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं जी, डीएनए रेप्लिकेशन। एक और एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे पाई जाती है, किस सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होती है। आंसर क्या अपना, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान रखना है इसके, इस स्टेज का यही सबसे मेन इवेंट है इस स्टेज का। अब जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, जैसे ही जो डीएनए है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, वैसे ही सेल एंटर कर जाएगा G2 फेज के अंदर। अब G2 फेज के बाद कौन सा फेज है, G2 फेज के बाद फेज है माइटोटिक फेज, जहां पे सेल को डिवाइड करना है। तो G2 फेज में किस चीज की तैयारी की जाएगी, G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। तो G2 फेज में किसकी तैयारी की जाएगी, G2 फेज में उन सभी प्रोटीन्स की तैयारी की जाएगी जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। और सेल डिवीजन बेटा एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो जितने भी होंगे ना एटीपी, सारे के सारे एटीपी, बहुत सारे एटीपी यहाँ पे बना के स्टोर कर ली जाएंगे। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, G2 फेज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अपनी कॉपीज बना लेगा और क्लोरोप्लास्ट अपनी कॉपीज बना लेगा, ठीक है। तो इस इवेंट को भी ध्यान में रखना है G2 फेज की बात। उसके बाद बात करें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं वो भी इसी फेस में बनेंगे, इसी G2 फेस में बनेंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है वो सेल के द्वारा पूरी कर ली जाएंगी, उसके बाद सेल एंटर कर जाएगा माइटोटिक फेस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, जब भी सेल एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करता है, जैसे G1 से S में एंटर करेगा, तो वहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं। अब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप जा रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, है ना, तो सामने से पुलिस आ गई और पुलिस ने बोला अच्छा भाई साहब लाइसेंस दिखाओ, आपने लाइसेंस दिखा दिया। अच्छा आपने एक काम करो, आरसी दिखाओ, आपने आरसी दिखा दी। अच्छा पोल्यूशन दिखाओ, आपने पोल्यूशन दिखा दिया। तो अगर आपने सब कुछ दिखा दिया तो वो आपको बोलेगा हाँ ये सब कुछ सही है, इनको जाने दो। लेकिन इनमें से अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है तो साथ के साथ ही चलान, है ना। तो बिल्कुल सेम केस है। अब जब सेल G1 फेज से S फेज में एंटर करेगा तो यहां पे एक होगा चेक पॉइंट, इसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट ये इंश्योर करेगा, चेक पॉइंट चेक करेगा ये चीज, अच्छा भाई साहब तुमको S फेज में जाना है, क्या सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं, क्या सारे के सारे हिस्टोन बना लिए हैं, क्या सारे के सारे mRNA बना लिए हैं, प्रोटीन्स बना लिए हैं, क्या एंजाइम्स हैं तुम्हारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। अगर तो सब कुछ है तो बोलेगा ठीक है जी पास, सेल चला जाएगा एस फेज में। अगर कुछ भी नहीं है तो सेल को वापस भेजा जाएगा कि नहीं नहीं भाई साहब जितनी भी तैयारियां सारी की सारी तैयारियां करके लेके आओ, अदरवाइज हम जाने नहीं देंगे। तो G1S यहाँ पे एक होता है चेकपॉइंट। दूसरा चेकपॉइंट होता है जब सेल एंटर करेगा G2 फेज से M फेज में, तो यहाँ पे भी इसको बोलते हैं G2M चेकपॉइंट। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि सेल को भाई अब डिवाइड करना है, सेल का सबसे मेन वाला स्टेप आ गया डिवीजन का। तो क्या सेल के पास वो सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे प्रोटीन्स हैं जिससे सेल डिवाइड कर पाएगा। अगर तो सब कुछ नॉर्मल है, ओके है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, तो सेल आगे चला जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो सेल साइकिल को वहीं रोक दिया जाएगा। और सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे पुलिस होती है, जैसे अगर ट्रैफिक पुलिस भी तो होती है ना रोकने के लिए, है ना, तो वैसे ही चेक पॉइंट्स पे भी जो पुलिस होती है ना, वो क्या होता है, वो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है CDK, इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। साइक्लिन किसके ऊपर डिपेंड करे, साइक्लिन डिपेंडेंट का एक काइनेस प्रोटीन है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइक्लिन के ऊपर। और दूसरा फिर यहाँ पे कौन होगा, साइक्लिन, है ना। तो दो ऐसे कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, वो है साइक्लिन एंड CDK, ठीक है जी। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम का। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आपने G1 फेज को, S फेज को, G2 फेज को पढ़ना है, MCQs लगाने हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकता हूं, जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। थैंक यू।